बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ MGT 543 फाइनल टर्म प्रिपरेशन पोर्टल शेयर करूंगी। अब आप कह रहे होंगे मैम ने पोर्टल का नाम क्यों लिया। तो स्टूडेंट्स लास्ट अपनी सीरीज़ के अंदर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर से पढ़ाया जो कि बहुत एफिशिएंट था और मैंने आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया। लेकिन इस ईयर आपका जो एल्गोरिदम है वो टोटली चेंज हो चुका है। पहली चीज़ कि आपके पेपर के अंदर कोई चॉइस नहीं होती और दूसरी चीज़ कि आपके जो MCQ होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं। डायरेक्ट कंसेप्ट आपके पेपर्स में नहीं आता, जैसे आपके हैंडआउट के अंदर चीज़ें लिखी होती है ना, एग्जैक्टली वैसे नहीं आती। तो जब तक आप लेक्चर नहीं लेते, अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते, प्लस आप प्रैक्टिस नहीं करते, अपने पेपर को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये जो आपकी ईजी सी बुक्स होती है ना, वो फ्री के नंबर होते हैं। आपके CGPA को ये चुटकियों में बूस्ट करते हैं अगर आपने थोड़ी सी इनके ऊपर एफर्ट लगाई हो। तो आज तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से यहाँ पर आकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 19 है, तो यहाँ पर आप इसके कंसेप्ट को भी देख सकते हैं। मैंने हर पॉइंट को बहुत खूबसूरती के साथ हाईलाइट किया है। इसके लिए डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया है ताकि इनको समझना आपके लिए आसान हो। और जो सबसे अहम चीज़ मैंने इसके अंदर आपकी उर्दू को भी डाला है ताकि आपके लिए ये और भी ज़्यादा इजी हो जाए इनको फाइंड आउट करना। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने इसको तैयार किया है। और एक और चीज़ जो इसकी बहुत मज़े की है कि आपके जो MCQ हैं वो डायरेक्टली मैंने आपकी हैंडआउट से बनाए हैं और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी वही स्ट्रेटजी को मैंने यूज़ किया है। आपकी एग्ज़ाम की 100% प्रिपरेशन इससे हो सकती है। तो मैं बेसिकली आपको आज थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने पहले आपको पूरी सीरीज़ प्रोवाइड की है, वीडियोस प्रोवाइड की हैं। तो ये वो स्टूडेंट बाय कर सकते हैं जो 4/4 GPA लेना चाहते हैं। देखें ये चीज़ गारंटी है कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो आप 4/4 CGPA गेन कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम करते हैं लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट। तो हमारे पास है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों हमारे लिए एसेंशियल होते हैं बट डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क होता है। अक्सर हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एक ही चीज समझते हैं बट ये एक चीज नहीं होती। दूसरी जो चीज है, क्रिएटिविटी इज कॉग्निटिव एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज यूनिकली टू मेक अनयूजुअल एसोसिएशन, वेयर एज देखें क्रिएटिविटी के अंदर हम अनयूजुअल यूनिकनेस या एसोसिएशंस को बनाते हैं, या ये ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जो यूजुअल एसोसिएशन को डिवेल्प करती है। जबकि इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द क्रिएटिव आइडियाज एंड टर्न इट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इनोवेशन का मतलब है कि आपने जो चीज क्रिएट की है या सोची है उसको टर्न करें आप यूजफुल सर्विस या फिर प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह जो हमारी क्रिएटिविटी वो रिक्वायर करती है कन्वर्जेंट थिंकिंग को। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? मूविंग लॉजिकली टू अ सिंगल सोल्यूशन। आप डिफरेंट सिनेरियोज को पकड़ते हैं, उन सब को यूज करते हुए, देखिए आप डिफरेंट पुलों को यूज करते हुए, डिफरेंट ब्रिजेस को यूज करते हुए एक डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचते हैं। दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको लेक्चर्स के अंदर कवर करवाए हुए हैं। इसी तरह आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, दैट इज जनरेटिंग नोवेल वेज टू व्यू अ प्रॉब्लम। तो फिर आप इसके अंदर बेसिकली आप ना डिफरेंट व्यूज देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं, नोवेल वेज को, कि आप प्रॉब्लम को किन तरह से हैंडल कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम की कितनी शक्लें हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं: डोमेन रेलिवेंट स्किल्स दैट एक्सपर्ट्स, creative relevant skills and open cognitive style, and task motivation that is internal interest। और क्रिएटिव प्रोसेस है 4 स्टेजेस। हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है गैदरिंग डेटा यानी कि प्रिपरेशन, दूसरा है इनक्यूबेशन यानी कि रेस्टिंग द कॉन्शियस टू लेट सबकॉन्शियस डाइवर्जेंट टेक ओवर। इसी तरह एलुमिनेशन यानी कि ब्रेक थ्रू, एंड वेरिफिकेशन टेस्टिंग द आइडिया। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास टू इन्हांस क्रिएटिविटी ग्रुप्स यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। आप की जो क्रिएटिविटी होती है उसको इन्हांस करने के लिए ग्रुप्स ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज करते हैं। अब देखें डायरेक्टली तो आपको नहीं पता ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जनरेटिंग आइडिया विदाउट एवेल्युएशन, बगैर किसी इवेल्युएशन को अगर हम जनरेट करते हैं आइडिया को, बस हम बोलते जाते हैं, हम अपनी मशवरे देते जाते हैं, तो वो होती है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पर हमें डांटा नहीं जाता, हमारी हौसला शक्ति नहीं की जाती, हम पे क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल ग्रुप्स। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को हम NTG भी कहते हैं, जहाँ पर मेंबर्स
इंडिपेंडेंटली अपने आइडिया को लिख सकते हैं, ताकि वो स्लाइंटली एक दूसरे को अपनी बात कन्वे कर सकें और वो जो झगड़ा होता है ना वो ना हो। जो भी पॉइंट होता है ना उनको कॉपी पेन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अपनी राय का इजहार करें। इसी तरह फिर आपके पास वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है, तो ये एक लॉजिकल होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है एंड यूनिडायरेक्शनल होती है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। जबकि लिटरल थिंकिंग बिल्कुल हमारे इंसानों की तरह होती है, जिसमें एक प्रॉब्लम्स को हम रोटेट कर रहे होते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, ताकि हम एग्जैक्टली अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट को तलाश कर सकें। इसी तरह हमारा डिफली मेथड क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले है डिफली मेथड। डिफली मेथड क्या करता है, आइटरेटिवली सर्विंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स अंटिल कंसेंसस इज रीच। तो इसके अंदर ना हम एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को रखते हैं, वो तब तक अपनी थिंकिंग करते हैं, तब तक अपनी एक्सपर्टीज को शो करते हैं। सर्वे पैनल अपनी सर्विसेज देता है जब तक कि हम एक सेंसिस तक रीच नहीं कर जाते, पहुंच नहीं सकते। इसी तरह आपके पास होता है सिनेरियो एनालिसिस। तो ये इवैल्यूएट करता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को टू फॉर्मुलेट अल्टरनेटिव फ्यूचर पाथ। जो अल्टरनेटिव फ्यूचर पाथ है ना, कि हमारे फ्यूचर के अंदर हम किस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा सिनेरियो एनालिसिस। फाइनली डिमिंग PCDA। तो याद रखें, डिमिंग PCDA में P स्टैंड फॉर प्लान, D स्टैंड फॉर डू, C स्टैंड फॉर चेक एंड A स्टैंड फॉर एक्ट। इज अ साइक्लिक टूल जो यूज होता है इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन में। अब हम इसके करते हैं MCQ को। हाँ जी, तो अली सॉफ्टवेयर टीम इज ट्राइंग टू सॉल्व अ कोडिंग प्रॉब्लम। अली की जो सॉफ्टवेयर टीम है वो ट्राई कर रही है कोडिंग प्रॉब्लम्स के एरर को फाइंड आउट करना, इंस्टेड ऑफ लॉजिकल मूविंग स्टेप बाय स्टेप, बजाय इसके कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को हल करें। अली आस्क्ड द टीम टू स्टेप बैक एंड जनरेट कंप्लीटली नोवल व्यू ऑफ व्यू। देखें, वो कंप्लीटली नोवल, बिल्कुल नई चीज जनरेट करने को कह रहा है। तो डेट इज हमारी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि हम बिल्कुल नए स्टाइल से प्रॉब्लम को व्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। देखें, अगर आपने ये चीज ना डिस्कस की होती, अभी मैंने आपको ना पढ़ाया होता डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, तो आप इसको कवर कर सकते थे। अगर यही चीज आपके पेपर में आई होती तो आपके लिए मुश्किल तो होती ना, क्योंकि आपने तो ऐसे MCQ देखे ही नहीं है, आपने तो इसको प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो बेसिकली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो प्रिपरेशन पोर्टल्स ही बाय करते हैं, वो मेरी इस सर्विस को गेन करते हैं, तो मैंने उनके लिए ये चीज़ डिज़ाइन की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी ओपन करूं, ताकि अगर वो चाहें तो वो भी ये सॉफ्टवेयर हासिल कर सकें। एन एम्प्लॉय कम्स अप विद यूनिक नॉवल एसोसिएशन बिटवीन टू अनरिलेटेड कंसेप्ट। देखें, एक नोवल एसोसिएशन है, ठीक है, एक ना जोड़ दिया है उसने अनरिलेटेड आइडियाज को, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बूढ़े की सोच को हम बच्चे की सोच के साथ जोड़ दें, लेकिन किसी पॉइंट पर आकर। हाउएवर द कंपनी फेल टू टर्न दिस कंसेप्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। लेकिन कंपनी ने तो क्या कहते हैं उसे, यूजफुल प्रोडक्ट बना नहीं सकी। तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है हम यूनिकली हमारे जो चीज़ें होती हैं उनको कंबाइन करते हैं। इनोवेटिंग का मतलब होता है कि उसको हम यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग हाँ जी, तो ये मैंने गलत MCQ मार्क किया था, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप गलत भी मार्क करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर फिर भी आपको करेक्ट पर ही लेकर जाएगा। ड्यूरिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारा डिसाइड टू स्टॉप consciously focusing on the problem and goes for a walk, allowing her subconscious mental activities to take over। तो बजाय इसके कि वो सीरियसली सोचे, उसने क्या किया कि उसने काम को छोड़ा और वॉक पे चली गई, ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपनी जो एक्टिविटी है उसको टेक ओवर कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमारी होती है इनकोबेशन। ठीक है, इनकोबेशन के अंदर हम कंसाइजली अपनी जो होती है प्रॉब्लम उसके फोकस करते हैं रेस्ट की कंडीशन के अंदर। इन अ ग्रुप मीटिंग members are asked to independently prepare a list of ideas, present them one at a time for all to see, discuss them to clarify and finally vote silently using the reading। तो जब हम क्या कर रहे होते हैं, स्लाइटली हम कर रहे होते हैं ना, साइलेंटली वन बाय वन लिख रहे होते हैं, तो वो हमारा कौन सा मेथड होता है, वो नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग मेथड होता है, जिसे हम NGT भी कहते हैं। ये मैंने अगेन गलत मार्क कर दिया, लेकिन स्टूडेंट आपने इसको याद रखना है, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट भी क्लियर करवाया हुआ है। मेरी जो अटेंशन थी वो प्रॉब्लम के ऊपर थी, तो इसीलिए गलती से ये पिक हो गया। मैनेजर इज हाईली स्किल्ड इन हर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड पोसेसेस अ कॉग्निटिव स्टाइल ओरिएंटेड
toward exploring new directions. However, she only work on task for external reward like bonuses, lacking internal interest. तो वो किस चीज को मिस कर रही है? वो मिस कर रही है टास्क मोटिवेशन को, क्योंकि वो उसको सीरियस नहीं ले रही। इसी तरह फोरकास्टिंग मेथड इन्वॉल्व कंपाइलिंग अ लिस्ट ऑफ लाइकली साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, सबमिटिंग इट टू अ अनोमियस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। आप अनोमियस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को देते हैं और रीसबमिट करते हैं रिजल्ट्स को, तो इसको हम कहते हैं डिफली मेथड। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम अटेम्प्ट टू सॉल्व अ माइस बाय मूविंग लॉजिकल इन वन डायरेक्शन, इग्नोरिंग सराउंडिंग अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज। तो हैंडआउट के अकॉर्डिंगली ये हमारी किस टाइप ऑफ थिंकिंग है? इट इज वर्टिकल टाइप ऑफ थिंकिंग। इसी तरह एन ऑर्गेनाइजेशन मैप out multiple possible future plans it could take based on major environmental variables, ensuring they do not greatly inhabit future freedom choice। तो that is डिमिंग प्रिंसिपल, सॉरी ये हमारा सिनेरियो एनालिसिस है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर डिमिंग ने एक हमें दिया था जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें 4 एक्टिविटीज दी थी ना साइक्लिक फिशन के अंदर। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो वो जापानीज कंपनी में उन्होंने एक सीक्वेंस दिया था, दैट इज प्लान, डू, चेक, एक्ट। इस तरह हमारे पास है फॉलोइंग ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन एलुमिनेशन स्टेज। एलुमिनेशन स्टेज पर क्या होता है? आई थिंक एक्सपीरियंस करते हैं हम बैक थ्रू को एज अ नोवल लेवल ऑफ इंसाइट इज अचीव्ड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे करना है आपने। ये जो लाइंस है ना, ये आपने याद करनी है एग्जैक्टली आपकी जो हैंड आउट के अंदर से जो उठ कर आता है। एमसीक्यू भी कोई आपकी मुश्किल चीज़ें नहीं आती, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना जो मैंने हाईलाइट की हैं, इसी तरह के एमसीक्यू आते हैं। तो अगर आपने इसको याद किया हुआ है, इन एमसीक्यूज को सॉरी मैं फिंगर यूज कर रही हूँ, तो ये देखें, इसको अगर आपने इन एमसीक्यूज को आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्टूडेंट 4 से कम जीपीए लेकर आएगा। इसी तरह 20 को आपने क्या करना है, ये स्ट्रेटजी है। और भी बेस्ट अगर मैं आपको तरीका बताऊं ना स्टूडेंट्स, तो आपने वो जो मेरे प्रैक्टिस टूल है जो मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिया है, उस पर भी प्रैक्टिस करें और इस पर भी प्रैक्टिस करें। और लेक्चर सिर्फ आप सुने, हैंड आउट को तो आप टच भी ना करें, फिर भी आपका ये तमाम चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं। हैंड आउट हम जब पढ़ते हैं तो इतना कुछ हमारे माइंड के अंदर आ जाता है, इतनी मिलती जुलती डेफिनेशंस, मिलते जुलते नाम, मिलते जुलते कंसेप्ट्स, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पेपर के अंदर कोई चीज़ आती है ना, तो हमने तो वो चारों डेफिनेशंस पढ़ी होती हैं, लेकिन उन चारों के दरमियान फ़र्क कोई नहीं पता होता, तो फिर वहाँ पर आकर हम फंस जाते हैं। ठीक है, हमें लग रहा होता है कि हमने तो ये सब पढ़ा हुआ है, हमने ठीक मार्क किया है, और रिजल्ट देखकर हमारी बत्ती क्या कहते हैं उसे, बत्ती गुल हो जाती है। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट है कि बिफोर मैनेजर कैन प्लान दे मस्ट असेस द एनवायरनमेंट। ये भी याद रखें कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपसे पूछा जाता है कि मैनेजर को प्लान करने से पहले किस चीज़ को असेस करना चाहिए, तो इन्वायरमेंट को असेस करना चाहिए। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? इज स्क्रीनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंटिसिपेट चैलेंज, जिसके अंदर हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करने के लिए, उसकी चेंजिंग को स्कैन करने के लिए। फिर हमारे की टूल्स क्या हैं? स्विट एनालिसिस है जो मर्ज करता है इंटरनल एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को, ताकि वो आइडेंटिफाई करे हमारी स्ट्रेटजी की नीश को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स किस एनालिसिस के अंदर आती हैं, तो ये स्विट एनालिसिस के अंदर आती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्विट एनालिसिस के अंदर इंटरनल एनालिसिस क्या होते हैं, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्विट एनालिसिस के अंदर आपकी एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और फिर ये पूछा जा सकता है कि फोरकास्टिंग क्या होती है। फोरकास्टिंग के अंदर हम प्रेडिक्ट करते हैं अपने फ्यूचर को, और इसको हम फाल करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। एक होती है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, जिसके अंदर हम इंप्लाई करते हैं अपनी हिस्ट्री के डेटा को और मैथ्स को, और इसी तरह इसके अंदर हमारी सीरियल टाइम सीरीज टाइम मेथड्स होता है, जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं अपने ट्रेंड्स को, अपने सीजन्स को, और साइक्लिक पैटर्न्स बाय अज्यूमिंग द फ्यूचर रिसेंबल्स द पास्ट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लिक पैटर्न्स क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है कि जिसके अंदर हम एक साइकिल के थ्रू यानी कि एक सीरीज के साथ अपने फ्यूचर की रिसेंबलेंस करवाते हैं अपनी पास्ट के साथ। और इसी तरह एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल मॉडल तो लाइक एग्रेसिव इक्वेशंस एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। इसी तरह आपके की वेरिएबल्स कौन से हैं एक्सप्लेनेटरी मॉडल के, तो इसके अंदर आपकी कुछ ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं विच को रिलेट विद एंड अक्कर इन एडवांस ऑफ फिनोमिना बीइंग प्रिडिक्टेड। तो ठीक है, जो हमारे फिनोमिना प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है। क्वालिटेटिव को हम टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग भी कहते हैं। ये प्रिडिक्ट करती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स लेस मैनेजेबल टू
न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज लाइक डिफली मेथड्स, ये डिफली मेथड को यूज करती है। जजमेंटल फोरकास्टिंग ओपिनियन यूटिलाइजिंग मॉडल लाइक ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस को यूज करती है। और सेल्स कंपोजिट को यूज करती है। बेंच मार्किंग के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर सर्चिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो सर्च करती है कंपेटिटर और नॉन कंपेटिटर के दरमियान, ताकि लेड कर सके सुपीरियर परफॉर्मेंस को। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 20। सेम इसी तरह जैसे मैंने ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, लेक्चर नंबर 20 के भी यही एमसीक्यूज हैं, मतलब कि इसी के रिलेटेड, ठीक है। और इस तरह की जो चीज़ तो बहुत आती है आपके पेपर में और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आपके लिए चीज़ हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी एफर्ट पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे ये हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप मुझसे हासिल कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर। फ़ी अमानिल्लाह।